देखिए, अभी आपने जब भी वर्क किया है, आई थिंक ऑटोकैड पर आपने काम किया है, वो एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। हालांकि ऑटोकैड में 3D मॉड्यूल भी होता है, समथिंग लाइक एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, हमने ये सब टूल आपने यूज किए होंगे ऑब्वियसली। वो जेनरिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ कोई वर्क प्लेन्स के कंसेप्ट नहीं है, व्यूज़ के अकॉर्डिंग काम होता है केवल। जब आप ऑटोकैड से हटकर किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर आते हैं, लाइक स्केचअप होता है, 3ds मैक्स होता है, रबिट होता है, या अदर सॉफ्टवेयर हैं, ब्लेंडर्स एंड ऑल, ये सब डेडिकेटेड मॉडलिंग टूल्स हैं। बट कंसेप्ट हमारा वही होता है कि हमारा 2D विजुअलाइजेशन अगर हमारे माइंड में है, हमें क्या बनाना है, हमारा इनपुट वहीं से आएगा। बट रेविट उस केस में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि रेविट स्पेशल टूल बनाया गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को लेकर या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को लेकर। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से मतलब ये है हमारा, हम एक 3D मॉडल रेडी करते हैं, मॉडल रेडी होने के बाद उस मॉडल से उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल्स, क्वांटिटीज, शॉप ड्राइंग्स, डिटेलिंग, वो कंप्लीट वर्क बाद में होगा, पहले 3D मॉडल रेडी होगा। अभी तक हमारी अप्रोच जो है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है ऑटोकैड तक। हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका डिटेल प्लान रेडी करते हैं, इंटीरियर का रेडी होता है, उसके बाद जा करके कहीं हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो अप्रोच थोड़ा रिवर्स है। बिम में अप्रोच उल्टा होगा आपका, लॉजिकली जो होना चाहिए कि सबसे पहले एक आर्किटेक्ट एक कंसेप्चुअल मॉडल क्रिएट करेगा, फिर उसका उसके लिए पहले तो 2D तो बनाना ही पड़ेगा ना, मतलब ओनली प्लानिंग करनी होगी ना बस। अच्छा, नहीं वॉल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, डोर्स वगैरह, प्लान के बेडरूम इधर है। एक अप्रोच ये हो गई। एक अप्रोच ये है कि आप कंसेप्चुअली बिल्डिंग का एक्सटीरियर शेप कंसेप्चुअली सोच रहे हो, आउटर शेप कैसा रहेगा, उसके बाद उसको प्लान में लेकर जाओगे। ठीक है। तो कंसेप्चुअल मतलब पहले हम एक 3D मास सोचते हैं कि शेप कैसा आना चाहिए आउटर, उसके बाद फिर उसको आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग से आपको आइडिया मिलता है कि आप उस एरिया को कैसे यूज़ कर पाएंगे, और बिल्डिंग शेप आपको मिल गई, देन उसके बाद हम उसको डिटेल्ड मॉडलिंग करते हैं उसकी। तो ये अप्रोच है कि हमें किस अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना है। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरे ख्याल से वो जो हम सेक्शन वगैरह उसमें ड्रॉ करते हैं इसमें ऑटोमेटिक जब 3D में बन रहा है तो इसका मतलब सब कुछ बन रहा है, बस आपको बताना है कहाँ क्रिएट करना है सेक्शन। एक लाइन बनाई है, सेक्शन तैयार। इससे पहले मैंने आर्किकैड में ब्रीफली काम किया थोड़ा बहुत आगे तो सिमिलर टाइप आपको वर्क मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा या अपने आप रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। काफ़ी टाइम हो गया उसको, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरिंग माय इनिशियल इयर्स ऑफ करियर यहाँ मेरे कोई आर्किटेक्ट थे, उन्होंने आर्किटेक्ट में ड्राइंग्स बनाते थे, बट मैं उसको पसंद नहीं करता था। कहीं ना कहीं माइंड में सेव होती है मेमोरी। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आती जाएगी, देखिएगा। नाउ अब क्योंकि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है बिम के मॉडलिंग के लिए, बिम एक कंसेप्ट है, रेविट उस कंसेप्ट की मॉडलिंग पर्पस के लिए यूज होता है ओनली। रेविट बिम नहीं है, रेविट सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं बिम मॉडलिंग के लिए, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर मॉडलिंग, इंटीरियर मॉडलिंग, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, सर्विसेज, MEPF, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, चारों सर्विसेज को, इस सब पर्पस के लिए हम रेविट को यूज करते हैं। अब हम अगर रेविट की बात करें तो देखिए, ऑटोकैड में जब आपने वर्क किया है, आप फ्लोर प्लान्स बनाते हो, उस फ्लोर प्लान्स में आपको कहीं पर डोर्स प्लेस करने होते हैं, विंडोज प्लेस करने होते हैं, या फर्नीचर एलिमेंट्स प्लेस करने होते हैं, वो आपके पास पहले से स्टोर होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। आप ब्लॉक्स पिक करते हो, प्लेस कर देते हो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं। सेम इसी तरह जब हम रेविट के अंदर बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास वो 3D ब्लॉक होगा जिसको हम फैमिली बोलते हैं रेविट के केस में। ऑटोकैड में वो 2D में ब्लॉक कहला रहा है, रेविट के अंदर हम उस पर चीज़ को फैमिली बोल रहे हैं। 3D कंपोनेंट भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी 2D की भी है, लेकिन इन जनरल हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे जो फैमिली कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स वो कंपोनेंट्स हैं जो हम उठा करके अपने मॉडल के अंदर प्लेस करेंगे। वॉल में हमें डोर लगाना है, रूम के अंदर हमें बेड रखना है, तो वो जो फैमिली कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास। लेकिन
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेविट दो जगह कैटेगराइज हो गया, एक हमारा मॉडल, दूसरा हमारा फैमिली। अब आप मॉडल या प्रोजेक्ट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। 2021 या उससे पुराने वर्जन पर अगर आप जाएंगे तो वो बोलता था प्रोजेक्ट। 22 या उसके बाद के किसी वर्जन को देखें वो बोलता है मॉडल। थोड़ा सा ये वेरिएशन है। फैमिलीज वो पहले भी थी, आज भी फैमिली है। अब यहाँ से हमें दो चीज़ मिलती हैं कि यार अपने को अब चूज़ ये करना है कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है या मॉडल। बात एक ही है हमारी इस केस में। दूसरा केस है हमारे पास फैमिली का। आप जब ऑटोकैड में कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट ड्राइंग बनाते वक्त सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं उसका टेम्पलेट, उसके बाद चूज करते हैं। अगर आपको कोई रेविट प्रोजेक्ट बनाना है या मॉडल बनाना है तो आपको चूज करना होगा उसका टेम्पलेट, और जब आप उसको सेव करते हैं तो ऑटोकैड का जैसे फॉर्मेट होता है .dwg, उसी तरह रेविट की जो पेरेंट फाइल होगी जब आप सेव करेंगे उसका फॉर्मेट होगा अलग। तो हम बात कर रहे हैं हम कैसे पहचानेंगे दैट ये फैमिली है, ये रेविट प्रोजेक्ट है, ये रेविट प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है या ये रेविट फैमिली का टेम्पलेट है। चार चीज़ हो गई हमारे पास, टेम्पलेट, फैमिली का टेम्पलेट या फैमिली फाइल, प्रोजेक्ट का टेम्पलेट या प्रोजेक्ट फाइल। चारों के फाइल टाइप्स अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मॉडल की, जब आप मॉडल बनाने के लिए टेम्पलेट चूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .rte, रेविट टेम्पलेट। जब आप प्रोजेक्ट बनाकर सेव करेंगे वो सेव होता है .rvt। जब आप फैमिली बनाने के लिए फैमिली का टेम्पलेट चूज करेंगे दैट इज कॉल्ड .rft। जब आप फैमिली को सेव करेंगे वो सेव होगा .rfa। ये फाइल फॉर्मेट्स हैं स्टैंडर्ड हमारे पास। प्रोजेक्ट बनाना है RTE टेम्पलेट है, सेव करेंगे प्रोजेक्ट को .rvt में सेव होगा। न्यू फैमिली बनाएंगे .rft फॉर्मेट होगा टेम्पलेट का, और उस फैमिली को सेव करेंगे तो वो सेव होगा .rfa फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फाइल टाइप देखते ही कि ये कौन सी फाइल है। अब जैसे मैंने बोला कि हम ऑटोकैड पे काम करते हैं, सबसे पहले टेम्पलेट चूज़ करते हैं। जब टेम्पलेट चूज़ करते हैं फॉर्मेट होता है .dwt। जब फाइल सेव करते हैं वो सेव होती है .dwg। अच्छा, जनरली टेम्पलेट में ऐसे जनरल काम मेरे जहाँ तक ध्यान है मैंने नहीं किया है, क्योंकि हम तो ऑटोकैड पे सीधे ऑटोकैड खोला, सीधे अपनी प्लानिंग की, उसमें बनाया है ड्राइंग्स। एक्चुअली सेव करते हैं जब हमें न्यू पर क्लिक करने की आदत होती है, हम डायरेक्ट न्यू पे क्लिक करते हैं ओपन हो जाता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन जिस विंडो पर होता है टेम्पलेट के, वो टेम्पलेट ही सेलेक्ट हो रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बस वो विंडो हमारे सामने ओपन नहीं हो रही है। अगर आप डायरेक्ट न्यू पे क्लिक ना करके Ctrl+N प्रेस करें न्यू फाइल के लिए तो टेम्पलेट्स फाइल्स आ जाएंगी आपके सामने। वो किस लिए होती है टेम्पलेट फाइल? टेम्पलेट फाइल्स में कुछ स्टैंडर्ड सेट है। जैसे आपको मैट्रिक में काम करना है, एक टेम्पलेट में मैट्रिक यूनिट पड़ी है। हाँ, यूनिट्स में हम जाके चेंज करते हैं, आप मैनुअली चेंज करते हो। आप चाहते हो हर बार चेंज ना करना पड़े, तो एक बार सेट करो, उसको टेम्पलेट को सेव कर लो। अब फ्यूचर में जब भी प्रोजेक्ट पे काम करना है उस टेम्पलेट को चूज करो, तो सारी बैकएंड की सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट है, सीधा काम शुरू। यूनिट सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है हर बार। ये बेनिफिट्स होते हैं टेम्पलेट के, अगर वो बेनिफिट्स लेने, क्योंकि एक ही वर्क बार 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 मुझे रिपीट क्यों करना, टाइम सेव करिए, बस टेम्पलेट सेलेक्ट करो, ओपन करो, काम शुरू। तो जो बैकएंड के सेटअप्स बार बार कर रहे हैं, रिपीट साइकिल में चलते जा रहे हैं, वो उससे आप बच सकते हैं। इसलिए टेम्पलेट की इंपॉर्टेंस है ना। दूसरी चीज़, अब सेम टाइप पर आ जाते हैं कि ठीक है यार टेम्पलेट चूज कर लेंगे, लेकिन अब दूसरा फैक्टर आ जाएगा यूनिट को लेकर। अगेन दो कैटेगरीज अपने पास वही सेम, कि हमें इंपीरियल में काम करना है या हमें मैट्रिक में काम करना है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमें किस टाइप का वर्क करना है। जैसे आपको आर्किटेक्चर या इंटीरियर काम करना है, आपको स्ट्रक्चर का काम करना है,
या आपको MEPF का काम करना है। अगर आपको वर्क करना है आर्किटेक्चर का इंपीरियल में, तो टेम्पलेट का नाम होगा डिफ़ॉल्ट। स्ट्रक्चर का काम करना है इंपीरियल में, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट। MEP का काम करना है सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट। मैट्रिक में जब जाएंगे बस वर्ड ऐड हो जाएगा, जैसे डिफ़ॉल्ट था तो आ जाएगा डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, अगर यहाँ था तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। और MEP में आएंगे आप तो सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। बस मैट्रिक वर्ड ऐड हुआ है, नाम तो सेम ही है। इससे क्लियर हो रहा है कि अगर हम ये टेम्पलेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं कि आप फीट इंच की काम करेंगे। अगर आप इसमें जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी MM यूनिट सेट है। हालांकि आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास टेम्पलेट्स रेडी हैं, हम ओपन करें फिर चेंज करें फिर काम शुरू करें, क्या ज़रूरत? जब हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी हैं उनको यूटिलाइज करें। यही तो बेनिफिट है टेम्पलेट का। प्रीसेट्स चीज़ें अगर हमें चाहिए तो टेम्पलेट्स के अंदर मिलेंगी। ये टेम्पलेट्स के नाम हमें क्लियर हो गए कि यार किस टाइप का हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कौन से टेम्पलेट्स को चूज़ करेंगे। आर्किटेक्चर में ये है, स्ट्रक्चर में ये है और MEP में ये है हमारे पास। अब जो मैंने आपसे बात की है फैमिली से रिलेटेड, हमारे पास रेविट में फैमिली के भी कैटेगराइजेशन है। फैमिली को हम 2 कैटेगरीज में यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे पास फैमिलीज़ हैं उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक पार्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम फैमिली। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट फैमिली। जैसे एग्जांपल, मुझे वॉल बनाना है, सो रेविट में क्या है, मैंने थिकनेस सेट कर दिया, मैंने हाइट सेट कर दिया। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी लेंथ बनाते हुए जाऊंगा। जैसे ऑटोकैड में हम पॉलीलाइन बनाते हैं टॉप से, वो सिस्टम फैमिली का पार्ट है, क्योंकि आप उसकी डायमेंशंस को फिक्स करके एज ए इंडिविजुअली कंपोनेंट की तरह उस वॉल को सेव नहीं कर सकते, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की नीड अलग होगी, शेप अलग होगी, हाइट अलग होगी, थिकनेस अलग होगी। लेकिन अगर डोर है, डोर मेरा एक कंपोनेंट है, वो मेरा कंपोनेंट फैमिली का पार्ट है, वो एज ए इंडिविजुअल डोर सेव हो सकता है। जहाँ उस टाइप के डोर की ज़रूरत होगी मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा और प्लेस कर दूँगा। तो डोर है, विंडो है, फर्नीचर कंपोनेंट्स हैं, प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स हैं, ये सब मेरे कंपोनेंट फैमिली का पार्ट है। वॉल है मेरे पास, फ्लोर है मेरे पास, सीलिंग है मेरे पास, स्टेयर्स है मेरे पास, वो सब सिस्टम फैमिली का पार्ट है। वो एज ए इंडिविजुअल फिक्स करके आप सेव नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसका लॉजिक, उसकी नीड ही नहीं है, वो ख़त्म हो गई। इसलिए तो 2 कैटेगरीज में इसलिए हम ब्रेकअप करते हैं फैमिलीज़ को, सिस्टम फैमिली एंड कंपोनेंट फैमिली। सिस्टम फैमिली जो प्रोजेक्ट्स के अंदर ही स्टोर होती है, कंपोनेंट फैमिली जो एज ए इंडिविजुअल आप स्टोर कर सकते हो अलग से। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज और डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स ऑटोडेस्क प्रोवाइड करता है। अब वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं या नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद हमें एक बार वो चीज़ क्रॉस चेक करनी होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ डिफ़ॉल्ट वो स्टोर नहीं होता, हमें इंडिविजुअली उसको चेक करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। वो हम डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से? हाँ, उसी चीज़ के लिए ब्लॉग डाउनलोड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले बात करें लोकेशन। लोकेशन क्या है हमारी, हमें सबसे पहले चेक करना होगा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है दैट इज़ नेम्ड एज प्रोग्राम डाटा। प्रोग्राम डाटा के अंदर हम लोगों को जाना है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क में हमें फोल्डर मिलेगा RBT20 जो भी वर्जन है, उसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा लाइब्रेरीज़ का और टेम्पलेट्स
और फैमिली टेम्पलेट्स, ये सब फोल्डर्स हमें मिलेंगे। लाइब्रेरीज जिसके अंदर फर्नीचर कंपोनेंट, डोर, विंडो, ये सब चीज़ होंगी। टेम्पलेट्स मतलब प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, आर्किटेक्चर काम करने के लिए मैंने अभी आपको कुछ टेम्पलेट्स के नाम बताए थे। फैमिली टेम्पलेट, फैमिली बनाने के लिए जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि सी ड्राइव जब आप जाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में कुछ फोल्डर्स हिडन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनमें प्रोग्राम डाटा भी आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार हिडन फोल्डर्स को कैसे हम व्यू करते हैं। सिंपली आप व्यू टैब में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको हिडन आइटम्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे, वो प्रोग्राम डाटा फोल्डर आ जाएगा। आप वापस ओपन करें, प्रोग्राम डाटा के अंदर ऑटोडेस्क के अंदर RVT आपका वर्जन, उसमें जाएंगे, एक लाइब्रेरीज होता है, लाइब्रेरीज में अंदर जाएं, कैटेगरीज है, ये इसमें मैट्रिक लाइब्रेरी का डाटा है, इसमें इंपीरियल का डाटा है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट में इंपीरियल में काम करेंगे तो उसमें इंपीरियल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जब हम मैट्रिक में काम करेंगे तो हम मैट्रिक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह एक टेम्पलेट्स का फोल्डर है, इंग्लिश, जैसे मैंने बोला आपको डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट है, या मैंने बोला आपको सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक है, वो सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। अगर इंपीरियल में काम करना है, डिफ़ॉल्ट है आपका, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट है, सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट है काम करने के लिए, टेम्पलेट्स हैं। तो आपको एक तीसरा फोल्डर जो मैंने बोला फैमिली टेम्पलेट्स, यहाँ फैमिली से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं, ये मैट्रिक टेम्पलेट्स, ये इंपीरियल के। तो सारे टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे काम करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल लोकेशन में आपने जाके चेक किया, डेटा नहीं है, तो आपने सिंपली करना है क्या, आपको गूगल पर जाना है, आप सर्च करेंगे रेविट अपना वर्जन, और आगे आपको अपने आप मिल रहा है ऑप्शन, आप सर्च करेंगे, कंटेंट का पेज आ जाएगा, आप और डायरेक्ट ऑटोडेस्क की वेबसाइट से ही आप कंटेंट के पेज पर जाएंगे, नीचे की तरफ आप आएंगे, US एंड UK जो भी आपको यूज़ करना है, US डाटा देखो, इसके अंदर इंपीरियल और मैट्रिक दोनों मिलेंगे, UK में इंपीरियल पे काम नहीं होता, वहाँ केवल मैट्रिक मिलेगा आपको। तो आप इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, EXE फाइल है, सिंपली डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, इसके लोकेशन एंड ऑल कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सेव हो जाएगा। तो आपके पास सारा डाटा स्टोर हो गया, आगे लाइब्रेरी अगर इन केस नहीं है तो ये तरीका है। जब लाइब्रेरी हमारे पास आ जाएगी तो हम इस फोल्डर पे हमारे पास सारा डाटा सेट हो जाएगा। अब हम लोगों ने जब रेविट ओपन किया तो हमारे सामने ये कुछ इंटरफेस आता है फर्स्ट टाइम, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग विंडो। हमारे पास टॉप पर ऑटोडेस्क पेरेंट कंपनी का नाम, रेविट सॉफ्टवेयर एंड 23 वर्जन, ये हमारा होम टैब है। यहाँ इन्फो सेंटर कहलाता है, अगर आपके पास लेट से एजुकेशनल लाइसेंस आपने ले रखा है तो आप उसका लॉगिन डिटेल आपको यहाँ मिलेगा, अगर हम करेक्ट एक्टिवेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, उसका कोई लाइसेंस की डिटेल नहीं आएगी सिंपली, लेकिन रन करेगा आपका सॉफ्टवेयर। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ से आप होम टैब को डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे देखो ब्लैंक हो गया, वापस चाहिए, या इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+D, उसी से इनेबल होगा, उसी से डिसेबल हो जाएगा। हमारा जो होम टैब है वो दो कैटेगरीज में ब्रेकअप है, मॉडल्स एंड फैमिलीज, या आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट और फैमिलीज। मॉडल्स में अभी कुछ रिसेंट डाटा आ रहा है, अदरवाइज आपको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा आपको केवल सैंपल्स दिखाई देंगे। इसी तरह फैमिली, आपको नीचे फैमिली के सैंपल्स दिखाई देंगे। आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं, वही सेम कंसेप्ट है, ओपन पे जाइए, फाइल को सेलेक्ट करिए, ओपन कर लीजिए, या न्यू पर जाइए, आपको नया मॉडल बनाना है तो यहाँ सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा टेम्पलेट। अब ये सब चीज़ सीखेंगे, टेम्पलेट यहाँ सेट करने कैसे हैं, रिक्वायर्ड टेम्पलेट, वो सब हम देखेंगे अलग से। नीचे की तरफ है फैमिलीज, किसी फैमिली को ओपन करना है तो ओपन पे जाके फैमिली ओपन करेंगे, नहीं तो न्यू फैमिली बनाना है तो फैमिली का टेम्पलेट चूज़ करके फैमिली बनाएंगे। अब इंटरफेस को डिटेल में समझने के लिए हम अपना एक सैम्पल आर्किटेक्चर जो अवेलेबल है ऑटोडेस्क में डायरेक्टली, आप उसको ओपन करेंगे, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आपके पास भी एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिखाई देगा आपको।
जब हमने कोई सैम्पल प्रोजेक्ट को ओपन किया है तो उसमें सबसे पहले हमारे सामने एक शीट आ रही है। ये भी रेविट के अंदर फैसिलिटी है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट के अंदर शीट्स भी हैं, शेड्यूल्स भी हैं, 3D व्यूज़ भी हैं, कैमरा सेटअप किए हैं आपने, रेंडर व्यूज़ भी हैं। बट आप ये चूज़ कर सकते हो कि जब भी आपकी वो फाइल आपको जिसने शेयर की या आपने किसी और को शेयर किया, जब भी वो बंदा उस प्रोजेक्ट को ओपन करे तो कौन सा व्यू सबसे पहले उसके सामने आए। ये फैसिलिटी आपको रेविट देता है। आप फिक्स कर सकते हो कौन सा विंडो उसके सामने जाएगा सबसे पहले। बट हम बाद में देखेंगे उस चीज़ को। जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है ये कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। अब क्योंकि अभी शीट है तो शीट्स में ये सब 3D के ऑप्शंस डिसेबल होते हैं, वो आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ इस तरीके से आएगी, यानी कि एक साइड फ्री होती है, प्रॉपर्टीज़ टूल बार और प्रोजेक्ट ब्राउज़र का टूल बार, ये दोनों आपको एक ही साइड पर दिखाई देंगे, हाफ डिवाइडेड। ऊपर हमारा रिबन टूल बार होता है। अगर हमें प्रोजेक्ट ब्राउज़र, दैट मीन्स प्रोजेक्ट को ब्राउज़ करने के लिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र यूज़ होता है। किसी भी व्यू की प्रॉपर्टी देखनी है या किसी कमांड की प्रॉपर्टी देखनी है, जैसे वॉल बना रहे हैं तो वॉल की प्रॉपर्टी चाहिए। अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को मैंने सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखना है, उस केस में मेरा प्रॉपर्टीज टैब मेरी हेल्प करेगा। दैट मीन्स ये दोनों टैब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं रेविट पर काम नहीं कर सकता अगर ये दोनों टैब्स मेरे पास नहीं है तो। कभी बाय मिस्टेक हो सकता है आपसे ये टैब ही बंद हो जाए, तो आप वापस से उसको कैसे लेकर आएंगे। कहीं पर ब्लैंक स्क्रीन पर आप राइट क्लिक करो, सबसे लास्ट में देखो प्रॉपर्टीज है, क्लिक कर दीजिए। अगेन राइट क्लिक करिए, ब्राउज़र्स हमारा था प्रोजेक्ट ब्राउज़र, आप क्लिक करिए, वापस आ गया। जहाँ से लास्ट टाइम क्लोज हुआ है उसी लोकेशन पर वापस आ जाएगा। अब क्योंकि हमने देखा कि यार इन दोनों विंडोज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इनमें कुछ डिटेल्स चेक करनी है, तो मुझे बार बार ड्रॉप डाउन भी करना पड़ेगा, स्क्रॉल भी करना पड़ेगा वैल्यूज़ के लिए नीचे की। मैंने बोला बेटर ऑप्शन है कि मैं इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करूं, होल्ड करूं और माउस को ड्रैग करूं। मैं राइट में लेकर आ रहा हूं, जब ये हाईलाइट हो रहा है तब रिलीज़ कर दिया, तो एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट में, प्रोजेक्ट ब्राउज़र राइट में सेट हो गया। तो एटलीस्ट अगर स्क्रॉल करना भी पड़ा तो बहुत मिनिमल करना होगा उसके कंपैरिजन में। बाकी यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकता है जैसा उसको कंफर्टेबल लगे। यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र में फ्लोर प्लान्स, 3D व्यूज़, एलिवेशंस, अभी सीलिंग नहीं बनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो सीलिंग प्लान नहीं है, अदरवाइज सीलिंग प्लान भी आ सकता है। आपको किसी भी व्यू पे जाना है, आप सिंपली वहाँ जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, आप व्यू पर स्विच हो जाएंगे। जैसे मुझे फ्लोर प्लान लेवल 1 चेक करना है, मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही मेरे पास फ्लोर प्लान लेवल 1 आ गया। मुझे कोई एलिवेशन चेक करना है, लेट्स से साउथ एलिवेशन, मैं साउथ एलिवेशन पर डबल क्लिक किया, मेरे सामने एलिवेशन आ गया। सेम इसी तरह मुझे कोई सेक्शन चाहिए, बिल्डिंग सेक्शन, ये मुझे बिल्डिंग का सेक्शन दिखाई दे रहा है। या सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ को समझना है, मैं चाहता हूँ मुझे एक सेक्शन इस ग्रिड के अलोंग कट करना है और उस डायरेक्शन में देखना है या इस डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि सेक्शन में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, ये टूल बार कस्टमाइजेबल होता है। अगर कोई टूल एक्स्ट्रा है जिसकी ज़्यादा आपको यूज़ नहीं होता, राइट क्लिक करके रिमूव कर दो। ज़रूरत ज़्यादा होती है, आप राइट क्लिक करके ऐड कर दो, ऊपर ऐड हो जाएगा। अभी वहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर रखा है, क्लिक करिए। मैंने बोला पहला पॉइंट, माउस को ड्रैग किया, दूसरा पॉइंट, एक सेक्शन लाइन बनी और इसकी एक रेंज दिखाई दे रही है मुझे, ये रेंज कहाँ तक देखना है। मैंने बोला पीछे आ जाओ, बस इतने पोर्शन पे फोकस करना है, यहाँ से यहाँ, और उस साइड देख रहा है ये। अगर मुझे डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो देखो यहीं पर एक डबल हेडेड एरो भी है, इधर या उधर। तो सेक्शन कट करने के बाद आपको किस डायरेक्शन में देखना है ये फिक्स हो गया, और इतनी रेंज आपकी इस सेक्शन के अंदर है, डैश लाइंस। आपके पास अब दो तरीके हैं, आप इसके टिप पर जाकर यहाँ डबल क्लिक कर दो, या इस लाइन को सेलेक्ट करके राइट क्लिक
गो टू व्यू, जैसे ही गो टू व्यू पर क्लिक करेंगे आपको वो व्यू मिल रहा है सेक्शन कट होने के बाद, और वो साइड पे भी आ जाएगा। एग्जैक्टली वो ऐड होता जाएगा। ये सेक्शन 1 ऐड हो गया। ये तो पूरा प्रोजेक्ट का जो भी आप बनाते जाएंगे हर चीज़ यहाँ ऐड होती जाएगी, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस, कॉल आउट्स, शेड्यूल्स, हर चीज़ यहाँ ऐड होगी। उसने सेक्शन कट कर दिया। इस सेक्शन को आप क्रॉप भी कर सकते हो कि सर मुझे केवल अपना ग्राउंड फ्लोर पे फोकस करना है, आप उसको सिंपली क्रॉप भी कर सकते हो। आपके पास डाटा आ जाएगा सेक्शन व्यूज। कोई टेंशन है, जैसे मुझे यहाँ ये लेवल्स के टेक्स्ट हैं बहुत बड़े हैं, मुझे कुछ चेंज करना है, मेरे पास यहाँ स्केल के ऑप्शंस हैं। कहाँ पे? अच्छा यहाँ से मैंने स्केल चेंज कर दिया। स्केल सिर्फ उनका, अच्छा उनको सिलेक्ट करके नहीं तो फिर पूरा स्केल हो जाएगा? नहीं, ये स्केल एनोटेशन पे काम करता है केवल। मेरे मॉडल के साइजेस सेम, टेक्स्ट डायमेंशन, टेक्स्ट जितने भी हैं एंड टेक्स्ट फॉर्म में जो लिखा होता है, आपने कहीं डायमेंशन मेजर करके उसका टेक्स्ट आ रहा है, वो सारा एनोटेशन का पार्ट है। उनको चेंज करेगा ना कि पूरी ड्राइंग को स्केल कर देगा? ड्राइंग स्केल नहीं होगी पूरी फिलहाल, क्योंकि ड्राइंग स्केल व्यू के अकॉर्डिंग होगी, साइज एंड शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अभी स्केल वो ऑटोकैड वाला माइंड में चल रहा होता है, उसमें पूरी ड्राइंग की स्केल होती है। हाँ, पूरी ड्राइंग अभी उसको कमांड दोगे तो पूरी ड्राइंग सेलेक्ट करोगे। बिल्कुल वो तो एक अलग कंसेप्ट है। सिलेक्शन पे अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट भी ओनली टेक्स्ट रिड्यूस, या डबल क्लिक करके उसके ऊपर जाओगे तो वैसे चेंज कर लो। अभी फिलहाल हम अंदर चलकर देखेंगे बाकी चीज़ें। ये हमारे पास व्यू आ गया। अभी मैंने बोला ये सेक्शन 1 था, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यार मुझे इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना था। रेंज हल्की सी बढ़ा दो, वहीं के वहीं उसी सेक्शन में अपडेट हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका डिटेल लेवल है, मुझे थोड़ा फाइन डिटेल चाहिए। ये देखो ये कोर्स है, इसमें देखो ये ऊपर स्लैब है या वॉल है, इसकी कोई पार्टीशनिंग आपको डिटेलिंग नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं डिटेल लेवल थोड़ा फाइन कर दूँ, अब आपको पूरी डिटेल नज़र आ रही है। स्लैब की मल्टीपल लेयर्स हैं, वो सब आपको नज़र आ रही हैं उस केस में। इसका मुझे अगर टेक्स्ट चाहिए होगा, जैसे ये क्या क्या है अभी तो समझ नहीं। इन बिटवीन है, बाद में लेंगे हम। ये हमारे पास है कटिंग ओवर गया। जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी आप क्लिक कर रहे हो वहाँ कर्सर लेके जा रहे हो, तब तक दिखा रहा है ये कौन कौन सी चीज़ मटेरियल है। अच्छा, वो मटेरियल से रिलेटेड नहीं, वो तो फिर हम बनाएंगे आराम से, वो तो एक अलग लॉजिक है। हालांकि मटेरियल की डिटेल्स चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस कई सारे होते हैं। हमारा टैग कहाँ गया है? मटेरियल टैग अभी है नहीं। ये स्लैब है, ये वॉल। ये वॉल है। स्लैब भी कटा है वहाँ से, स्लैब अंदर नहीं जा रहा है और ठीक है। मतलब वो मॉडल सैंपल मॉडल में उन्होंने जो डाटा मॉडल में है बेसिकली वो उसको दिखा रहा है सिंपल। अब ये है कि आप कितना एक्यूरेटली बनाते हैं वो तो वही दिखाएगा। मटेरियल हाँ जी बिल्कुल। सेक्शन में क्या कहते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये मटेरियल टैग्स हैं। हम मटेरियल को टैग कर रहे हैं वॉल के अंदर। अब बात इस बात पे आएगी कि यार वो मटेरियल के कौन से डाटा को पिक कर रहा है, यहाँ दे रहा है, वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। मटेरियल का नाम चाहिए, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा ये मटेरियल जहाँ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूरीथेन इंसुलेशन लेयर, ये कुछ करके मटेरियल है एक, तो मैं आपको मटेरियल पर अगर दिखाता हूँ, इस टाइप से मटेरियल के नेम में जो वैल्यू है या डिस्क्रिप्शन में, वो कोई उस वैल्यू को पिक कर रहा है। ये जिसने भी बनाया है एग्जैक्टली। ओके, वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमें वो चेंज करना है तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वो चेंजेस हो जाएंगे सिंपल। इंसुलेशन
तो क्लैडिंग भी है ना, टिम्बर क्लैडिंग। एक एक करके ही चेक करने पड़ेंगे वो। तो अब मैं आपको एक छोटा सा मैं इसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ कुछ, क्योंकि अदरवाइज तो ये मेरा बहुत टाइम लेगा। ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन उठा रहा है, मैं कह रहा हूँ भैया मटेरियल डिस्क्रिप्शन मत लो आप मटेरियल का नाम दो केवल मुझे, जो मटेरियल नेम पे लिखा होगा वो वैल्यू दो मुझे मटेरियल टैग में। अब इस नाम के वैल्यूज हैं, हम ये मटेरियल ढूंढेंगे डायरेक्टली मिल जाएंगे आपको। मैंने इसमें जाए मटेरियल, जैसे फिनिशेस एक्सटीरियर करके आ रहा है GF, फिनिशेस एक्सटीरियर टिम्बर क्लैडिंग। देखो पहले जो वैल्यू दिखा रहा था वो ये वाली वैल्यू दिखा रहा था डिस्क्रिप्शन की, 22 mm किल ड्राई टिम्बर क्लैडिंग ये लिखा रहा था, क्योंकि वो चीज़ दिखा रहा था जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वो वैल्यू वहाँ आ रही थी। हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि यार जो नाम में लिखा है मुझे वो चाहिए। अब अगर मैंने नाम के अंदर बोला यार बस यहाँ पर सिंपल इतनी वैल्यू आ जानी चाहिए कि टिम्बर क्लैडिंग है, वो रिप्लेस हो जाए। तो जैसे मैंने बोला देखो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है मॉडल से, मॉडल में जो इन्फॉर्मेशन होगी वही एक्सट्रैक्ट होगी। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें मॉडल के अंदर चेंजेस करने होंगे, उसी के रेस्पेक्टिव डिटेलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक इन नेचर। आप कोई भी पैरामीटर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो रेविट एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। ओके उसके अलावा एलिवेशंस में किसी 3D व्यूज़ को हमने कहीं पर कैमरा लगा रखा है तो कैमरे में कौन कौन से व्यूज़ सेटअप हैं वो देख सकते हैं। कुछ रेंडर्स निकाले हुए हैं तो वो बेसिक रेंडर्स आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि क्वालिटी रेविट की नहीं होती, रेंडरिंग इंजन्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे एर्थवीरे होता है, एनस्केप होता है, लूमियन होते हैं, वो सब रेंडरिंग इंजन्स होते हैं। ये आपको बस बेसिक आइडिया दे देता है लुक एंड फील कैसा है सिंपली। इस तरीके से आप कोई भी स्विच कर सकते हो प्रोजेक्ट ब्राउज़र। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे मैंने बोला देखो किसी व्यूज़ पर आप हैं, अभी मैं लेवल 1 फ्लोर प्लान पर हूँ तो प्रॉपर्टीज़ टूलबार फ्लोर प्लान लेवल 1 की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर मैं एलिवेशन पर स्विच करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ टैब मुझे एलिवेशन साउथ की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर मैं किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो अब उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। अगर मैं किसी कमांड में चला जाता हूँ तो वो मुझे उस कमांड की प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, वॉल की। तो प्रॉपर्टीज टैब इसलिए नीडफुल रहता है प्रोजेक्ट ब्राउज़र ब्राउज करने के लिए, प्रॉपर्टीज टैब डिटेलिंग पर्पज़ के लिए। हम क्या इनपुट दे रहे हैं कि उसका फैमिली टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, डायमेंशंस क्या है, उन सब पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज टूलबार। उसके अलावा नीचे की तरफ मैंने बोला ये हमारे पास डिटेल लेवल्स होते हैं, कितना फाइन वैल्यू देखना चाहते हो। ये होता है एक शेडेड वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने निकाला था, आपने इसको यहाँ से थोड़ा शेडेड देखा तो मटेरियल की एटलीस्ट शेड ऐड हो जाएगी। हाँ अगर आप उसको रियलिस्टिक कर दें तो मटेरियल का जो टेक्सचर है उसको भी ऐड कर देगा, तो ऑब्वियसली सिस्टम पे थोड़ा लोड बढ़ जाएगा। हम जब मॉडलिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम शेडेड पे कर लेते हैं, जिससे फाइनल जब हमें उसका कुछ अप्रोच चाहिए, एग्जैक्ट उसका फिनिशिंग चाहिए, देखना है, तो आप उसको जा कर के रियलिस्टिक में चेक कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन पर्पज़, जैसे ये मटेरियल का टेक्सचर आ गया, अब अगर ये चीज़ शेडेड में होगी तो वो टेक्सचर नहीं दिखाएगा आपको एक कोई शेड, एक सिंगल शेड का कलर दिखेगा आपको केवल, तो थोड़ा लोड नहीं आता और आपको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन में भी इजी रहता है। हाँ लेकिन जब हम प्रेजेंटेशंस पर मूव ऑन करेंगे, आपको किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली आपको उसके मल्टीपल व्यूज़ को रेंडर करना होगा अलग से, ठीक है। उसी के अलावा आप शेड्यूल्स भी बना सकते हो, जैसे ये शीट्स बना रखी हैं, फिर इन शीट्स को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए कैड फॉर्मेट, एज ए PDF फॉर्मेट। यहाँ से हम कुछ शेड्यूल्स भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर डोर्स लगे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि हमारे पास यार कितने डोर्स हैं
जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने डोर का बोला या डोर का एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमें ये चाहिए कि किस टाइप का हमारे पास डोर है। उसके बाद अपने को चाहिए वो किस लेवल पर लगा हुआ है, ग्राउंड पर है, फर्स्ट पर है, कहाँ है, उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, कितने डोर हैं, अब कुछ डोर्स सेम टाइप के हैं, कुछ डोर्स अलग टाइप के हैं। मैंने बोला एक काम करते हैं, हम फैमिली एंड टाइप के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। जहाँ नीचे की तरफ मुझे टोटल चाहिए, किसका टोटल चाहिए, काउंट का टोटल, जिससे मुझे मिल जाए कि यार टोटल डोर मेरे पास कितने हैं। टोटल प्रोजेक्ट में 16 डोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल आ गया। सेकंड चीज़ ये है कि आप ये फाइल डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV फॉर्मेट, यानी कि एक्सेल में डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो आपका BOQs भी रेडी हो जाएंगे डायरेक्टली। आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपने मॉडल बना रहे हो, अब आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालते जा रहे हैं नीड के अकॉर्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन से। ये बेनिफिट है। मतलब मॉडलिंग तो है ही अलग पर्पज़, हम इसकी स्पेशलिटीज़ देख रहे हैं सॉफ्टवेयर की, किस तरीके से हम इस पर को यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट अप्रोच है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे सॉफ्टवेयर पर। अब हम तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। आज मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे हम कोई सेशन में डेमो, लास्ट टाइम तो टाइम नहीं था जब आप आए थे, मेरे लेक्चर्स प्लान थे, अभी स्पेशली आपके लिए प्लान किया गया था, तो प्रॉपर एक आपको इंटरफेस, इसकी एप्लीकेशंस आपको समझ आए होंगे कि हाँ यार क्या टोटल पर्पज़ हमारा है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, इस पर्पज़ के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बिल्कुल ज़ीरो, जो मैंने स्टार्टिंग किया था ना टेम्पलेट्स के साथ, वहीं से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कल आप वही 6:15 6:20 जिस टाइम तक भी आप आ पाएंगे, हम उसी टाइम पर स्टार्ट कर लेंगे स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, जो भी अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, अभी 2 दिन तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं कल और परसों, फिर फ्राइडे में बात करते हैं जैसे भी आगे के लिए प्लान करिए। आप मुझे मतलब फ्राइडे को मैं आ जाऊँगा। हाँ फ्राइडे तो आना ही है। हाँ। बाकी देखिए तरावी तो इंशाल्लाह फिर सैटरडे की ही पॉसिबल है, जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं। तो फिर